नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में। मैं हूं दीक्षा और हमारे साथ मौजूद है हमारे न्यूज़ रूम में एडिटोरियल टीम के संदीप मीणा और राहुल पटेल। संदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की जो सबसे बड़ी खबर आई है, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फिजूल खर्ची पर रोक लगा दी है। क्या है ये पूरा वाक्या? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का जो खजाना है, हमारा जो मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना है, वो लगातार, चाहे पिछली सरकार की बात करें, शिवराज सरकार के समय की, तो काफ़ी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की जो नई सरकार है, कमलनाथ सरकार है, उन्होंने तमाम वचन दिए अपने वचन पत्र में। सबसे बड़ा वचन था कि मध्य प्रदेश के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनकी कर्ज माफ़ी को लेकर, तो जो कर्ज माफ़ी की है मध्य प्रदेश की सरकार ने, तो उसके बाद से लाजमी है कि इतने बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों रुपए की कर्ज माफ़ी हुई है, तो मध्य प्रदेश का जो सरकारी खजाना है उस पर काफ़ी आर्थिक संकट बढ़ा है। तो उन तमाम आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए कमलनाथ जो है लगातार मध्य प्रदेश में कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले दे रहे हैं, और ये फैसले सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रशासनिक महकमे हों या फिर अपनी सरकार के विधायक और मंत्रियों के लिए लिए जा रहे हैं। सबसे पहले कमलनाथ ने कई दिनों पहले एक फैसला लिया था कि जो विधायक और मंत्री हेलीकॉप्टर का उपयोग करते थे, उसका जो खर्च है सरकारी खजाने से होता था, लेकिन उन्होंने इस फैसले को बदलते हुए ये निर्णय सुनाया कि अब जो है, जो भी विधायक और मंत्री हेलीकॉप्टर का उपयोग करेगा तो उसका जो खर्च होगा वो विधायक और मंत्रियों की जेब से जाएगा, यानी कि जेब कटनी तय थी उस पर। ठीक है, वो फैसला हो गया। उसके बाद में अब उन्होंने एक और फैसला लिया है कि 1 ऑफिसर 1 कार, यानी कि एक ऑफिसर के पास एक ही गाड़ी होगी, जो कई ऑफिसर होते थे। और यही फार्मूला जो है मध्य प्रदेश के मंत्रियों पर भी लागू होगा, क्योंकि कई मंत्री और ऑफिसर ऐसे हैं जिनके पास 2-2 3-3 सरकारी गाड़ियां होती थी, तो जिससे कई जो है फिजूल खर्ची होती थी, जिन्हें रोकने के लिए अब सीएम कमलनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत उन्होंने लागू कर दिया है कि 1 ऑफिसर 1 कार, यानी एक अफसर एक कार का फार्मूला लागू किया। और यही फार्मूले को उन्होंने मंत्रियों पर भी लागू किया है, जिससे कि अब जो है जितनी भी, चाहे निगम मंडल की बात हो या बोर्ड की बात हो, जितनी भी नेताओं को, ऑफिसरों को जो जो गाड़ियां मिली है, उन्हें वापस एक्स्ट्रा गाड़ी जो है उन्हें लौटाना पड़ेगी और सिर्फ एक ही गाड़ी रखना पड़ेगी। यानी साफ तौर पर उनका ये प्लान है पूरा कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस को अपने वचनों को पूरा करना है तो सरकारी खजाने को भरने के लिए और उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए फिजूल खर्ची पे नकेल कसना होगी। और चाहे उसके लिए तमाम जो मंत्री हैं या विधायक है या फिर ऑफिसर है, उनके रुतबे को एक साइड में रखना पड़े, क्योंकि अभी तक जो होता था सरकार में कि विधायक और मंत्री अपने रुतबे के कारण मशहूर होते थे, अपने बड़े लग्जरी शौक की वजह से। लेकिन अब जो है ये मंत्री और विधायकों पर जो है वो खुद अपने ऊपर सरकारी खजाने का उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिससे कि कर्ज माफ़ी का जो बोझ है वो काफ़ी हद तक कम हो सके। तो ऐसे में, क्योंकि मिशन 2019 यानी लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए कई ऐसे वचन को पूरा करना भी है और दूसरी तरफ सरकारी खजाना संकट में भी है, तो दोनों तरफ संतुलन को देखते हुए कमलनाथ ने ये निर्णय लिया है कि अब है अधिकारियों और मंत्रियों को जो एक से अधिक कई गाड़ियां मिलती थी वो ना ही मिलेगी, सिर्फ एक ही गाड़ी मिलेगी, यानी कि एक अफसर और एक मंत्री है इसका प्रयोग कर पाएंगे। जी बिल्कुल, इस पूरे निर्णय से जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक तरफ जो है फिजूल खर्ची बंद करी है और जो गाड़ियों का जो अफसर दुरुपयोग करते थे उस पर भी रोक लगा दी है कहीं ना कहीं। बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बन चुके हैं, ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जिसके दौरान उनसे जब राम मंदिर पर सवाल किया गया तो वो बचते हुए नजर आए। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या था उनका पूरा वक्तव्य उस दौरान? देखिए, निश्चित तौर पर दीक्षा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए जब उनसे राम मंदिर के मुद्दे पर उनकी राय पूछी तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार करते हुए ये कहा है कि राम मंदिर पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर मंत्री ही क्यों ना हो, और या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। इन सब राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, चूंकि आस्थाओं का विषय, इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और ये भी कहा कि ये उच्चतम न्यायालय में कहीं ना कहीं
विचाराधीन विषय है, तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा। तो साफ तौर पर आपने जो कहा कि वो बचते नजर आए, वहीं यदि हम पूरे इस वाकये की बात करें तो कांग्रेस का शुरू से स्टैंड रहा है इस राम मंदिर मुद्दे पर कि जो उच्चतम न्यायालय निर्णय देगा वही उसी का पालन होगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं और अब कहें कि राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस प्रकार से कुल मिलाकर जिस प्रकार से ये कहा गया है कि कांग्रेस जो है बार बार, अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की, तो वहाँ जाते हैं और जब उनसे राम मंदिर की जब सुनवाई होती है, पैरवी होती है, तो कांग्रेस अपने वकील खड़ा कर देती है। इस तरह के आरोप भी लगाए थे। और पिछले अगर नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि राम मंदिर का जो मसला है वो बिल्कुल सुलझा जा सकता है। कांग्रेस से निवेदन रहेगा कि वो अपने जो वकील है वो उच्चतम न्यायालय से हटा ले। तो यानी साफ तौर पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं एक सूझबूझ तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मुद्दे को टालते हुए जो बात कही है कि बिल्कुल सही बात की कि वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने कोई कांग्रेस का स्टैंड नहीं क्लियर किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस तरह के मामले पर मैं टिप्पणी करते हुए बचूंगा। साथ ही साथ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खास बात यह भी थी कि इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जिन लोगों के पास विकास कार्यों के मुद्दे नहीं हैं या जनता से जुड़े हुए कोई मुद्दे नहीं है, वो अनर्गल या यूं कहें कि अलग अलग तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव के दौरान भुनाने की बात करते हैं। तो साफ तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा था कि सिंधिया राम मंदिर मुद्दे पर बचते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो ये एक बहुत ही विवादित केस हो चुका है। जिस तरह से एक के बाद एक इसमें से जजेस भी अपनी जो है हस्तक्षेप है वो हटाते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। तो इसे लेकर कोई भी बड़ा मंत्री इस पर टिप्पणी देने से बचते हुए ही नज़र आ रहा है। संदीप, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कमलनाथ सरकार ने जो है अपनी दरियादिली दिखाई है। अभी अभी एक ताज़ा जो है खबर आई थी कि किसी शिक्षक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी राहुल गांधी और कमलनाथ पर, तो उस पर उन्होंने दरियादिली दिखाई और उस शिक्षक को पहले निलंबित कर दिया गया था, पर उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए उसे माफ़ कर दिया है। क्या है ये पूरा वाक्य? जी दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि सीएम कमलनाथ ने ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार ये दरियादिली दिखाई। इससे पहले जबलपुर का एक शिक्षक था, उन्होंने भी सीएम कमलनाथ को एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था और विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था और उन्हें फिर सीएम कमलनाथ ने बहाल करने का निर्देश दिया था। ठीक ऐसा ही एक मामला रतलाम के आलोट में आए हैं, जहाँ पर एक सरकारी स्कूल के शिक्षक है बालेश्वर पाटीदार, जिन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उन्हें शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया था। और इस खबर के बारे में जब सीएम कमलनाथ को पता चला तो उनके मन में विचार आया कि यार नहीं, ये उचित नहीं है। भले ही शिक्षक ने अपने नियम के विरुद्ध जाकर आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि शिक्षा विभाग में सरकारी जो नियम होते हैं उसके तहत इस तरह की टिप्पणी करना अपराध माना जाता है, नियमों के विरुद्ध मानी जाती है। लेकिन चूँकि उन्होंने सीएम कमलनाथ ने एक इंसानियत की तरह सोचा कि यार ये इस शिक्षक ने इस नौकरी को पाने के लिए काफ़ी मेहनत की होगी और इस शिक्षक के ऊपर पूरा परिवार आश्रित है, यानी कि अगर इन्हें निलंबित कर दिया जाता है तो उसके परिवार के लालन पोषण में दिक्कत आएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सीएम कमलनाथ ने निर्देश दिया है कि जिस शिक्षक को उन्होंने निलंबित किया है उन्हें बहाल किया जाए। तो साफ तौर पर एक सीएम कमलनाथ की तरफ से एक बड़ी दरियादिली थी। हालांकि वे चाहते तो दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित करके राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का बदला ले सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने एक प्रदेश के मुखिया होने के तहत उन्होंने एक दरियादिली दिखाई और एक इंसानियत का जो भाव होता है उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोचा है कि शिक्षक को माफ़ किया जाए। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं दंडात्मक कार्यवाही करने की बजाय उसे माफ़ करेंगे तो हो सकता है कि शिक्षक को काफ़ी अच्छे से समझ में आए और आगे से वह इस बात का ध्यान में रखेगा और उसका जो है अगर ऐसा दंड की दिया जाएगा, उसे निलंबित किया जाएगा तो परिवार को कठिनाई नहीं होगी। तो तमाम ये बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिक्षक को बहाल करने का निर्देश दिया है और ये जो है शिक्षक के लिए भी बड़ी राहत की खुशी थी और सरकार के लिए भी एक अच्छा संदेश गया। जी बिल्कुल, संदीप जी, जिस तरह से आपने बताया कि वो प्रदेश के मुखिया होने के नाते उन्होंने दरियादिली दिखाई है, तो मुखिया का काम बेसिकली यही होता है कि वो छोटों की गलती को माफ़ करें और इसी पर जो है कमलनाथ सरकार ने भी अपनी दरियादिली दिखाई है और उस शिक्षक को माफ़ कर दिया है। बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर, जो है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की। जी हाँ, एक
कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच देते दौरान उनके आंसू छलक पड़े। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पिछड़े वर्ग के सम्मेलन में शामिल हुए थे दीपक बाबरिया, जिसके दौरान उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे कि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं और उनकी वजह से जो है बहुत अपमान का सामना करना पड़ा है उन्हें। जी बिल्कुल दीक्षा जी, जो आपने बात कही कि दीपक बाबरिया प्रदेश प्रभारी थे विधानसभा चुनाव में, और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि वही दीपक बाबरिया हैं जिनकी मेहनत के बूते या सूझबूझ टिकट वितरण के बूते 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाई है। कहीं ना कहीं उसका श्रेय भी उन्हें जाता है। जब तमाम उन पर टिकटों के खरीद फरोख्त के आरोप विधानसभा चुनाव के दौरान लगे तो काफ़ी आहत हुए। कई बार उन्होंने इसको बैक ऑफ द कर्टन्स यूँ कहें कि इस बात को बड़े नेताओं को भी समझाया, राहुल गांधी को भी इस दौरान उन्होंने पत्र लिखा था, कमलनाथ को भी कहा था कि जिस तरीके से उन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं वो आहत हो रहे हैं। अब बात करते हैं इन सारा जो पुराना जो समीकरण है उसको लेकर। जब भोपाल के गांधी भवन में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा था, वहाँ वो मंच से जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उनका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं आंसुओं के दौरान छलक उठा। और उन्होंने जिस तरीके से बात कही, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब मैंने मध्य प्रदेश में जितने समय काम किया मुझे बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि आहत होना पड़ा है, अपमान का सामना करना पड़ा है, और अब जी करता है कि मैं गुजरात चले जाऊं। गुजरात के हैं दीपक बाबरिया, और उन्होंने साफ तौर पर यह किया है कि मेरा जी करता है कि मैं अब ये सारी जो चुनावी जो रणनीति है इसको छोड़ के गुजरात चला जाऊं। यानी साफ तौर पर उनका एक इशारा ये भी था, आला कमान को कहें, कार्यकर्ताओं को कहें या नेताओं को कहें, कि उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा आहत है। जिस तरह की उनकी छवि जानी जाती, व्यक्तिगत तौर पर जो उनकी राय है कि दीपक बाबरिया सुलझे हुए व्यक्ति नज़र आते हैं, लेकिन उनका ये भी आरोप था कि मैंने जब टिकट वितरण की बात करी तो जो हारे हुए विधायक थे उनकी जगह युवाओं को मौका देने की बात कही थी। लेकिन लोगों ने क्या किया कि लोगों ने अपने नेताओं को, अपने गुंडों को कार्यालय में भेजा, नारेबाजी करवाई, गाली गलौज करवाई, और कई बार तो मेरे सामने हथियारों का भी प्रयोग किया गया। इस तरह की भी बातें उन्होंने साफ तौर पर कही। यानी उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाते हुए उन कांग्रेस नेताओं को निशाने पे लिया जो उन पर यह आरोप लगाते हुए आए कि दीपक बाबरिया ने कहीं ना कहीं टिकटों की खरीद फरोख्त की है या उन पर किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे। और जो ताज़ा मामला अभी आया था लोकसभा चुनाव की, जब वो तैयारी को लेकर उन्होंने बैठक विदिशा में की थी, तो उस दौरान विधायक शशांक भार्गव ने उन पर बड़ा आरोप लगाया था कि विदिशा से जो 4 सीटें हारे हैं कहीं ना कहीं दीपक बाबरिया ने आपस में कार्यकर्ताओं को लड़ाने का काम किया है। तो उससे बड़े ही आहत हुए हैं। और जिस तरह सहज तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, तो लाजमी है कि कांग्रेस में इस बात का भी मंथन करना होगा कि यदि कोई व्यक्ति पर इस तरह के आरोप या यूं कहें कि कटाक्ष दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति वो आहत होता है। बात करें इंदौर की, तो इंदौर की विधानसभा 1 में भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी दीपक बावरिया पर टिकटों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा था। तो ये तमाम जो समीकरण है कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति बनाई जा रही है उसके पहले दीपक बावरिया का बड़ा बयान इस ओर इशारा करता है कि आप सच्चाई को जानें, स्पेशली कि क्या टिकटों की खरीद फरोख्त की जा रही है या नहीं। चूंकि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से कोई भी नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उसको कहीं ना कहीं आहत होता है। तो ये साफ तौर पर दीपक बावरिया के जो दर्द था वो आंसुओं की तरह छलका, रोने लगे और भावुक हो गए। तो इस पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि मैंने कई बार यूं कहें कि अपना इस्तीफा देने की बात की, लेकिन चुनाव था इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दे पाया। तो कुल मिलाकर एक बड़ा स्टेटमेंट है और एक बड़ी बात है लोकसभा चुनाव के पहले। जी बिल्कुल, जिस तरह का पूरा वाकया सामने आया है दीपक बाबरिया का लोकसभा चुनाव के पहले, हो सकता है कि कांग्रेस के लिए ये बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा हो। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए आप MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।